जी लाला, हम कल सुबह आएंगे गांव। यहाँ दिल तो नहीं लगता, लेकिन क्या करें, मजबूरी में रह रहे हैं। यहाँ बस दुआ करें सुबह खैरियत से पहुँच जाएं हम। और अम्मा को भी बता देना कि आ रहे हैं हम। ठीक है शफीक, मैं अम्मा को बता दूंगा। सब बहुत खुश होंगे तुम सबके वापस आने पर। नवाब भी आएगा ना साथ? हाँ हाँ लाला, नवाब भी आएगा साथ और शानू भी। सब आएंगे अपने घर वापस। बस अब और नहीं दूर रहना, जो होगा देखा जाएगा। हम कल ही आ रहे हैं वापस। ठीक है शफीक, हम सब कल बेचैनी से तुम्हारे आने का इंतज़ार करेंगे। और बच्चों और भाभी का भी। हनीफ भाई मुस्कुराते हुए बोले और फ़ोन बंद कर दिया। शानू की अम्मा कहाँ हो? यहीं हूँ, क्यों इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दे रहे हैं आप? आपने तो डरा दिया मुझे और अब हंस रहे हैं। कर्मा वालिए, मैंने तो ये पूछना था कि सारी तैयारी हो गई? सुबह जाना है हमें, जल्दी निकलना है सुबह। नहीं तो बस निकल जाएगी और अगली बस फिर शाम को मिलेगी। इसीलिए सारी तैयारियां अभी ख़त्म कर लो। अच्छा ये बात थी, तैयारियां तो सारी मुकम्मल हैं। बस शानू और नवाब को देख लूँ मैं ज़रा, उनकी तैयारी मुकम्मल हुई है या नहीं। शानू ने जब से सुना है गांव जाने का उदास बैठी है तब से। कहती है मुझे गांव नहीं जाना, मुझे डर लग रहा है। डरना किस बात का? उसे कहो परेशान ना हो, हम हैं उसके साथ। ये गांव के नाम पर इतना डरती क्यों है? वहीं तो पली बड़ी है। चंद साल ही तो हुए हैं हमें यहाँ आए हुए। अब वापस तो जाना पड़ेगा ना। सारी ज़िंदगी यहाँ तो नहीं गुजार सकते। तुम देखो जाकर उनको, मैं नमाज पढ़ा हूँ। नवाब को भी भेज दो। अच्छा कहते हुए अम्मा शानू के कमरे की तरफ चल पड़ी। शानू बिस्तर में मुंह छुपाए लेटी हुई थी। अम्मा ने आवाज़ दी तो डर कर उठ बैठी। कौन है? अरे मैं हूँ तुम्हारी अम्मा। शानो क्या हो गया है? इतना क्यों डरती हो? मेरी बेटी पहले तो ऐसी नहीं थी। इसीलिए तो नवाब मजाक बनाता रहता है तुम्हारा। इतना मत डरा करो मेरी बेटी, बहादुर बनो। वो शानो के सर पर हाथ फेरते हुए बोली। शानो जल्दी से अम्मा के गले लग गई। अम्मा, मुझे नहीं जाना गाँव, मुझे यहीं रहना है। मुझे वो मार देगा। आप लोग समझते क्यों नहीं? वो मुझे अपने पास बुलाता है। अगर मैं यहाँ से गई तो वहाँ भी आ जाएगा मेरे पीछे मुझे मारने के लिए। शानू, कौन मार देगा तुम्हें? और कौन बुलाता है तुझे अपने पास? न डरो, हम हैं तुम्हारे साथ। वो बस तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। इस बात को समझो मेरी बच्ची, ये सब बस वहम है और कुछ नहीं। नहीं अम्मा, ये सब वहम नहीं है। वो मुझे रोज़ नज़र आता है। ख्वाब में उसका चेहरा नहीं देख पाती मैं, लेकिन उसकी आवाज़ मुझे कुछ सुनी सुनी लगती है। लेकिन याद नहीं आती वो आवाज़ किसकी है। मैं इसी डर से सो नहीं पाती कि अगर सोई तो फिर से उसकी आवाज़ें मेरे कानों में गूंजने लग पड़ती हैं। वो मुझे मार डालेगा। कहता है मैं बस उसकी हूँ, किसी और के बारे में सोचा तो मार देगा मुझे। अम्मा, आप लोग चले जाएं, मुझे यहीं रहने दें। अगर मैं यहाँ से गई तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। आप लोग समझने की कोशिश करें। शानू पागलों की तरह अम्मा के सीने में सर छुपाए रोते हुए डरते हुए बोल रही थी। नहीं शानू, वो जो कोई भी है तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। हम सब हैं ना तुम्हारे साथ, और सबसे बढ़कर अल्लाह तुम्हारे साथ है। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो अब उठकर वज़ू करो, नमाज पढ़ो। मैं ज़रा नवाब को देख लूँ, उसको मस्जिद भेज कर आती हूँ मैं। शानू के सर पर हाथ फेरते हुए वो कमरे से बाहर निकल गई। नवाब, उठ जा, छोड़ दे इस फ़ोन की जान। तेरे अब्बा कब से मस्जिद चले गए हैं। कह रहे थे कि तुझे भी भेज दूँ। अपने आप तो तौफीक होनी नहीं तुझे कि कहे बगैर चला जाए। जा मस्जिद, तेरे अब्बा इंतज़ार कर रहे होंगे तेरा। अच्छा अम्मा, जाता हूँ, बस ये गेम ख़त्म कर दूँ। आग लगे तेरे फ़ोन को जिसने माँ बाप का नाफरमान बरता दिया है। तुझे वो तब कहीं कोई शर्म ही नहीं रहेगी तुझ में कि बाप इंतज़ार कर रहा है मस्जिद में, और सबसे बढ़कर अल्लाह का पैगाम आया नमाज का, और तुझे गेम खेलने की पड़ी है। कुछ तो खुदा का खौफ करो। छोड़ो इस गेम को, कब्र में इस गेम ने नहीं बचाना तुझे, नमाज ने बचाना है। अपने अमाल दुरुस्त कर लो इससे पहले कि देर हो जाए। जाओ मस्जिद और आकर अपना सामान पैक करो। सुबह जल्दी निकलना है हमें गाँव के लिए। जी अम्मा, मैं चलता हूँ। नवाब फ़ोन रख कर जल्दी से बाहर निकल गया और वो भी नमाज की तैयारी में लग गई। उनकी आदत थी नमाज की
दोनों मियाँ बीवी खुद भी 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते थे और बच्चे भी। नमाज़ पढ़कर सब सोने चले गए। नवाब ने अपनी पैकिंग कर ली क्योंकि अब अम्मा ने सख्ती से कहा था कि रात को ही पैकिंग करके सोए। शानू भी अपनी पैकिंग कर चुकी थी ना चाहते हुए भी, और सोने के लिए लेट गई। खुद को एक अनजानी सी जगह देखती है और एक शख्स उसकी तरफ बढ़ रहा है, जिसे देखती शानू भागने लगती है। भागते भागते वो थक जाती है, लेकिन रास्ता ख़त्म ही नहीं होता। वो शख्स अब भी शानू के पीछे ही आ रहा होता है। उसकी हंसी की आवाज़ें फ़ज़ा में गूंज रही होती हैं। शानू भागती चली जाती है कि अचानक उस शख्स से टकरा कर गिर जाती है और शानू की आंख खुल जाती है। शानू को बुरा हाल होता है डर के मारे। उसका चेहरा पसीने से भर गया होता है। शानू को बैठे देखकर अम्मा की भी आंख खुल जाती है। क्या हुआ शानू? वो शानू के कंधे पर हाथ रखकर पूछती हैं। कुछ नहीं अम्मा, बस मुझे प्यास लगी थी, पानी पीकर सोने लगी हूँ। शानू बहाना गढ़ देती है और जल्दी से उठकर पानी पीकर वापस आकर लेट जाती है। जानती है, अगर अम्मा को बताया तो वह परेशान हो जाएंगी। ये तो मामूल की बात थी। शानू समझने से कासिर थी कि ये कौन है वो शख्स, क्यों पीछा करता है मेरा, उसका चेहरा क्यों नज़र नहीं आता मुझे, और उसकी आवाज़ जानी पहचानी सी लगती है, लेकिन फिर भी शानू पहचान नहीं पाती उसे। सारी रात शानू ने जाग कर गुजारी। उसके साथ अक्सर ही ऐसा होता रहता था। डर के मारे सारी सारी रात जागती रहती थी शानू। फजर की अजान की आवाज़ आई तो शानू और अम्मा नमाज पढ़ने की तैयारी में लग गई। नवाब और अब्बा भी मस्जिद की तरफ चल पड़े। नमाज पढ़कर अम्मा और शानू दोनों नाश्ता बनाने में मसरूफ़ हो गई। जैसे ही वो दोनों नमाज पढ़कर घर आए, सब ने मिलकर नाश्ता किया और तैयार होकर गांव के लिए रवाना हो गए। दोपहर तक वो लोग गांव पहुंच गए। बस से उतरकर वो लोग तांगे में बैठकर घर की तरफ रवाना हो गए। कुछ ही देर में वो अपने घर के सामने थे। 3 साल बाद घर को देखकर शानू के अम्मा अब्बा की आंखों में आंसू आ गए। नवाब ने आगे बढ़कर अब्बा के कंधे पर हाथ रखा तो वो मुस्कुराते हुए अंदर की तरफ बढ़ गए। अंदर गए तो सामने माँ को बैठे देखकर जल्दी से आगे बढ़े और माँ के हाथ चूमते हुए इनके गले लग गए। 3 साल बाद माँ बेटे को घर में देखकर अब दीदा हो गई। अरे अम्मा, अब क्या बस बेटे को ही सारा प्यार दे देंगी? थोड़ा हमारे लिए भी बचा लें। शानू की माँ भी जल्दी से आगे बढ़कर उनके गले लग गई। शानू और नवाब को दूर खड़े देखकर दादी ने उनको पास आने का इशारा दिया। वो दोनों भी दादी के गले लग गए। कैसे हैं मेरे बच्चे? वो दोनों को बारी बारी प्यार करते हुए बोली। मैं तो ठीक हूँ दादी, लेकिन ये आपकी पोती अब भी वैसी की वैसी है चुड़ैल, नवाब कहते हुए वहाँ से। दादी जान, देखा आपने, ऐसे ही तंग करता रहता है ये मुझे, शाना मुंह फुलाते हुए बोली। अगर अब्बा यहाँ होते तो इसकी हिम्मत नहीं होनी थी बोलने की। आने दे अब्बा को, फिर बताती हूँ उसको। अरे कोई बात नहीं शानू, भाई है तेरा छोटा, वो भी एक ही, मजाक कर लेता है तेरे साथ। नहीं मजाक करेगा तो कौन करेगा? देखो कौन आया है, वलीद। दरवाजे से अंदर आती अपने ख्यालों में मगन ऊपर की तरफ जाने ही लगा था कि दादो ने वलीद को टोका। वलीद इधर तो आओ, देखो ज़रा कौन आया है। वलीद ने एक नज़र सर तपाऊँ शानू को देखा। अस्सलामु अलैकुम। शानू ने सलाम किया और नज़रें झुका गई। वलीद अभी भी शानू की तरफ देख रहा था, शायद पहचानने की कोशिश कर रहा था। कौन है ये दादो? मैंने पहचाना नहीं। वलीद कंधे उचकाते हुए बोला। लो कर लो गल, ये शानू है जिसकी बातें बताती रहती हूँ मैं तुम्हें। कल बताया तो था शानू आने वाली है, पर तुम तो जब से अंग्रेज़ों के मुझ से पढ़ाई करके आए हो अपनों को भूल ही गए हो। ओह अच्छा, तो ये है शानू। वलीद दादो के पास बैठते हुए बोला। अब तबीयत कैसी है आपकी? वलीद ने कहा तो शानू हैरानगी से उसकी तरफ देखने लग पड़ी। मुझे क्या हुआ था? शानू हैरानगी से बोली। इससे पहले कि वलीद कुछ बोलता, दादा ने वलीद को कोहनी मारी। चलो उठो, जाकर मुंह हाथ धो लो। क्या औलिया बना रखा है अपना? जाओ ऊपर, बातें तो होती रहेंगी। दादो ने आंखों ही आंखों में इशारा किया तो वलीद कंधे उचकाते हुए ऊपर की तरफ बढ़ गया। मैं ताई जान से मिलकर आती हूँ दादो। शानू उठकर ताई जी के कमरे की तरफ बढ़ गई। दरवाजे के पास रुक कर दरवाज़ा नॉक किया। अस्सलाम वालेकुम ताई जान कहते हुए शानू कमरे की तरफ बढ़ गई। जैसे ही उनके गले लगने के लिए आगे बढ़ी वो बोल उठी, बस बस ठीक है, वालेकुम अस्सलाम कहती ही कमरे से बाहर निकल गई। ताया जी पिछले लान में थे। शानू भी वहीं चल पड़ी। बाकी सब भी वहीं थे। अस्सलाम वालेकुम ताया अब्बू, शानू कहते हुए उनके साथ लग गई। वालेकुम सलाम, कैसी है मेरी बेटी? शानू के सर पर हाथ रखते हुए बोले। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक कहती हुई शानू कुर्सी पर बैठ गई। अरे भाई चलें सब अम्मा के पास, अम्मा अकेली बैठी हैं, अम्मा को वहाँ अकेला छोड़कर सब यहाँ आ गए हैं। शानू के अब्बा ने कहा तो सब वहाँ चल पड़े और जाकर चारपाइयों पर बैठ गए। ताई अम्मा सब के लिए चाय लेकर आई तो शानू ने जल्दी से आगे बढ़कर ट्रेन के हाथ से पकड़ ली। लाइए ताई जान, मैं दे देती हूँ सबको। शानू मुस्कुराती हुई सबको चाय सर्व करने लग पड़ी। चाय पीने के बाद
शानो ताई जी के पीछे पीछे किचन में चली गई। ताई जी लाए मैं आपकी मदद करवा दूं खाना दस्तरखान पर लगवाने में, कहते हुए शानो खाना उठाने ही लगी थी कि उन्होंने टोक दिया, खबरदार जो किसी चीज़ को भी हाथ लगाया तो मुझे तुम्हारी किसी मदद की ज़रूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। अब क्या करना चाहती हो मेरे साथ? तभी वलीद किचन में दाखिल हुआ। अम्मी खाना जल्दी लगा दें। तभी उसकी नज़र शानों पर पड़ी जिसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वलीद को देखती शानू आंसू साफ करते हुए वहां से निकल गई। अम्मी ये शानों को क्या हुआ? वो रो क्यों रही थी? कुछ कहा क्या आपने? वलीद जांचती नज़रों से माँ की तरफ देखते हुए बोला, कुछ नहीं कहा मैंने, उसकी तो आदत है बात बात पर रोने की, हर बात का उल्टा मतलब समझ लेती है। मैंने तो बस इतना ही कहा कि बाहर जाकर बैठो, खाना मैं खुद लगा लूँगी, इतनी बात पर रोने लग पड़ी। अच्छा अम्मा जल्दी करें, बहुत भूख लगी है। अच्छा तुम चलो मैं लेकर आ रही हूँ खाना। सब ने मिलकर खाना खाया। वलीद की नज़रें शानों पर थीं, वो चुपचाप खाना खा रही थी। खुद पर वलीद की नज़र महसूस हुई तो शानू ने नज़रें उठाकर वलीद की तरफ देखा तो वो मुस्कुराया और खाना खाने में मसरूफ़ हो गया। खाने के बाद शानू पिछले लान में चली गई। पिछले लान में झूले पर बैठ गई। अभी वो झूले पर बैठी थी कि नवाब वहाँ आ गया। उसने तेज़ी से झूला झुलाना शुरू कर दिया। शानू चिल्ला रही थी, नवाब रुक जाओ, न करो मैं गिर जाऊंगी। लेकिन नवाब ने उसकी एक न सुनी और तेज़ तेज़ झूला झुलाता रहा। आखिरकार जब थक गया तो रुक गया। शानू जल्दी से नीचे उतरी और नवाब के पीछे दौड़ पड़ी। नवाब ने शानू को अपनी तरफ आते देखकर सामने की तरफ दौड़ लगा दी। शानू भागते भागते हवेली में दाखिल हो चुकी थी। नवाब उसे कहीं नज़र नहीं आ रहा था। शानू ने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो उसका सर चकराने लग पड़ा और वह ज़मीन पर गिर गई। जब होश में आई तो खुद को बिस्तर पर पाया। सब उसके गिर्द जमा थे। एक नज़र सबको देखती उसने आंखें बंद कर लीं। सब कमरे से बाहर निकल गए। आखिर शानू वहाँ गई कैसे? दादो ने पूछा। दादो वो हम दोनों खेल रहे थे कि दौड़ते दौड़ते मुझे पता ही नहीं चला कब शानू अंदर चली गई। हमें पता भी नहीं चलता अगर वलीद भाई ने अपने कमरे की बालकोनी से अंदर जाते हुए ना देखा होता तो। ध्यान रखा करो, आइंदा शानो वहाँ न जाए। तुम बच्चे तो नहीं हो नवाब, और ना ही किसी बात से अनजान हो तुम। जानते भी हो सब कुछ। बहुत मुश्किलों से हमने इस जंजाल से बाहर निकाला है। मैं नहीं चाहती कि फिर से शानू की तबीयत ख़राब हो। बहुत मुश्किलों से उसकी तबीयत संभली है, और अगर फिर से ये सब कुछ शुरू हो गया तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। समझे तुम? जी अब्बा जी, आइंदा मैं ध्यान रखूँगा। नवाब शर्मिंदा सा सर झुका गया। शानो ज़ोहर की नमाज अदा करके छत पर चली गई और हवेली की तरफ देखने लग पड़ी। हवेली में ऐसा क्या था जो मैं बेहोश हो गई, और ये लोग हवेली में क्यों नहीं जाते? वो भी तो इस घर का हिस्सा है। शानू अपने ही ख्यालों में मगन खड़ी थी कि उसे पता ही नहीं चला कब वलीद उसके साथ आकर खड़ा हो गया। क्या सोच रही हो? वलीद ने बोला तो शानू डर गई उसकी आवाज़ पर। वलीद तुम कब आए? उल्टा उसी से सवाल कर दिया। मैं तो बहुत देर से यहाँ खड़ा हूँ, तुम ही पता नहीं किन ख्यालों में गुम हो। इतना डरती क्यों हो तुम? मैं कोई भूत तो नहीं हूँ? वलीद की बात पर शानू मुस्कुरा दी। पता नहीं क्यों मेरा दिल क्यों डर जाता है छोटी छोटी बातों पर। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि हवेली में क्यों नहीं जा सकते हम लोग? ये भी तो इस घर का हिस्सा है। तो फिर? शानू की बात पर वलीद ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा। क्या वाकई तुम नहीं जानती कि क्यों नहीं जा सकते हम लोग हवेली में? उल्टा वलीद ने इसी से सवाल पूछ डाला। नहीं नहीं, मैं नहीं जानती। शानू ने सर ना में हिला दिया। इससे पहले कि वलीद कुछ बोलता ताई जी वहाँ आ गई। वलीद तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्लिनिक नहीं जाना क्या? बस अम्मी जाने ही लगा था, यूं ही छत पर आ गया। सोचा कुछ देर धूप में बैठ जाऊं, लेकिन धूप ही नहीं है बल्कि बारिश का मौसम लग रहा है। चलो शानू नीचे, ठंड लग जाएगी। इसकी फिक्र मत करो तुम, बच्ची नहीं है वो, अपना ख्याल खुद रख सकती है। तुम जाओ, क्लिनिक के लिए देर हो रही है तुम्हें। माँ की बात पर वलीद सर हिलाता हुआ नीचे की तरफ बढ़ गया। उसके जाते ही वो शानों पर तप गई। दूर रहो मेरे बेटे से, खबरदार जो आइंदा मेरे वलीद के आसपास भी नजर आई तो। सब जानती हूँ मैं तुम लोगों का यहाँ आने का मकसद। पहले के दुख में भूली नहीं हूँ अभी, और अब और नहीं आइंदा मुझे वलीद के पास नज़र भी आई तो जान से मार दूंगी तुम्हें। इससे पहले कि शानू कुछ बोलती वो नीचे की तरफ बढ़ गई और शानू भी अपने कमरे में जाकर रो दी। ताई जान, आप क्यों कर रही हैं मेरे साथ ऐसा? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? शानू समझ नहीं पा रही थी कि उनका रवैया इसके साथ ऐसा क्यों है।
रोते रोते शानू की आंख लग गई। दिसंबर शुरू हो चुका था। हल्की हल्की बारिश हो गई थी। सर्दी में इजाफा हो चुका था। असर की नमाज पढ़कर बाहर गई तो सब खुशगपियों में मसरूफ़ थी। ताई जी सब के चाय पकौड़े बनाकर लाई थीं। सब खाने में मसरूफ़ थे। शानू भी वहाँ जाकर बैठ गई। बातें करते करते पता ही नहीं चला शाम हो गई। सब नमाज पढ़कर अपने अपने कमरों से निकलकर साथ बरामदे में बैठ गए चारपाइयों पर। दरमियान में ताई जी ने एक बड़े से लोहे के बर्तन में आग जलाकर रखी हुई थी। शानू अपने ही ध्यान में बैठी थी। जब वलीद घर आया तो वो थोड़ा भीग चुका था बारिश में। वलीद को देखती ही ताई जी जल्दी से आगे बढ़ी। ये क्या हाल बना रखा है वलीद? जब पता था कि बारिश का मौसम है तो छतरी साथ रखते, नहीं तो गाड़ी में ही बैठे रहते। फ़ोन कर देते, मैं छतरी ले आती तुम्हारे लिए। अपने दुपट्टे से वलीद का सर साफ करते हुए वो बेचैनी से बोल रही थी। अम्मी आप परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ, कपड़े चेंज करके आता हूँ, कहते हुए वलीद तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ गया और कुछ देर बाद कपड़े चेंज करके वापस आ गया। वलीद आकर शानू के साथ बैठ गया चारपाई पर। कैसा गुजरा आज का दिन? मुस्कुराते हुए शानू से पूछने लग पड़ा। ताई जी की नज़रें शानू पर ही थीं। वो उसीली नज़रों से शानू की तरफ देख रही थी। शानू बिना वलीद का बात के जवाब दिए वहाँ से उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। शानू अभी अपने कमरे में पहुँची ही थी कि कोई इससे टकराते हुए तेज़ी से गुजरा और इसके पीछे पीछे कोई लड़की भी शानू से टकराते हुए गुजरी। शानू गिरते गिरते बची। कौन है आप लोग? वो जल्दी से बोली, लेकिन वो दोनों रुके ही नहीं। शानू अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। कौन थे ये लोग? यहाँ तो हमारे अलावा कोई नहीं रहता। शानू इन दोनों का चेहरा नहीं देख सकी थी। शानू कमरे में आई ही थी कि वलीद भी पीछे चला आया। क्या बात है? मेरी बात का जवाब नहीं दिया तुमने? वलीद मुस्कुराते हुए कुर्सी पर बैठ गया। शानू घबरा गई। उसका माथा पसीने से भीग गया, इस डर से कि अगर ताई जी ने वलीद को मेरे कमरे में देख लिया तो फिर गुस्सा होंगी। क्या हुआ वलीद? शानू की तरफ से कोई जवाब न पाकर बोल पड़ा। कुछ नहीं, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी इसलिए कमरे में आ गई। शानू की नज़रें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी। क्या हुआ? कोई आने वाला है क्या? शानू को बार बार दरवाजे की तरफ देखते देखा तो वलीद बोल पड़ा, मैं नमाज़ पढ़ लूँ। शानू कमरे से निकलने लगी थी कि वलीद उसके सामने आ गया। शानू तुम मुझसे इतना डरती क्यों यार? कज़न हूँ तुम्हारा, तुम तो ऐसे दूर भागती हो जैसे मैं तुम्हें खा जाऊँगा। वलीद कहते हुए मुस्कुरा दिया। नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं ज़्यादा बातचीत करने की आदी नहीं हूँ ना, इसीलिए अपने कमरे में ज़्यादा टाइम गुजारना पसंद करती हूँ मैं। शानू ने बहाना बनाना चाहा। अच्छा, जब मैं बाहर से आया तब तो सबके साथ बैठी हुई थी तुम। जैसे ही मैं आकर तुम्हारे पास बैठा तो उठकर ऊपर आ गई तुम। मुझे सब समझ आती है, मैं बच्चा तो नहीं हूँ। अच्छा लाओ देखूँ क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को। डॉक्टर हूँ मैं, अभी देखता हूँ। वलीद ने जल्दी से आगे बढ़कर शानू के माथे को छुआ तो वो जल्दी से पीछे हटी। नहीं मैं ठीक हूँ, बुखार नहीं है मुझे, बस ज़रा सा सर दर्द था, दवाई लूँगी तो ठीक हो जाएगा। चलो अब नीचे, इस तरह अकेली मत बैठा करो। वलीद ने उसे बाजू से पकड़कर नीचे की तरफ जाने ही लगा था कि दरवाजे पे माँ को देखकर उसके हाथ से शानू का बाजू छूट गया। आकर खाना खा लो वलीद, वो बस इतना कहते हुए वापस पलट गई। शानू का चेहरा पसीने से भर चुका था। जिस बात का उसे डर था वही हुआ था। पता नहीं ताई जी अब क्या सोचेंगी। चलें अब, या यहीं अकेले बैठने का इरादा है? मैं एक बात बता दूं, यहाँ पर अकेली बैठने की कोशिश मत करना। यहाँ भूत हैं तुम्हारे कमरे में। क्या? शानू घबराते हुए वलीद की तरफ बढ़ी। वलीद हंसे दबाते हुए बोला, हाँ अब जल्दी चलो यहाँ से। कहते हुए वलीद तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गया। शानू भी तेज़ी से उसके पीछे कमरे से बाहर निकल गई। शानू नमाज़ पढ़कर खाना खाने लग पड़ी सबके साथ। वलीद हंस हंस कर सब के साथ बातें कर रहा था। शानू को आते देखकर ताई के चेहरे के ज़ाविये बदलने लग पड़े और ये बात शानू ने बहुत अच्छी तरह महसूस की थी। शानू को वो लड़का और लड़की याद आ गए जो उसके कमरे से के बाहर उससे टकराए थे। उसने सोचा शायद कोई मेहमान आए होंगे घर में, लेकिन दस्तरखान पर तो उसे घर के अलावा कोई नज़र नहीं आया। शानू नवाब से आहिस्ता से आवाज़ में, बाकी लोग कहाँ हैं? घर में कोई मेहमान आए हैं क्या? राजदाराना अंदाज में नवाब से बोली तो नवाब ने हैरान होते हुए शानू की तरफ देखा। मेहमान तो कोई भी नहीं आया हमारे अलावा, इस घर में बस इतने ही लोग हैं। ये तुम्हें भूलने की बीमारी है क्या? नवाब हंसते हुए बोला। तो फिर वो लोग कौन थे ऊपर? शानू ख्वाब सी कैफियत में बोले। कौन कहाँ? नवाब ने हैरान होते हुए पूछा। कुछ देर पहले जब मैं अपने कमरे में गई तो मेरे सामने से तेज़ी से एक लड़का और लड़की गुजरे थे।
मैंने आवाज़ दी लेकिन वो दोनों रुके ही नहीं। शानू की आवाज़ पर सब ने शानू की तरफ देखा। उसे पता ही नहीं चला कब वो ऊंची आवाज़ में बोल पड़ी थी, नहीं बेटा, हमने तो किसी को ऊपर जाते हुए नहीं देखा और न ही घर में कोई आया है, तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। नहीं ताया अबू, वो दोनों मेरे साथ टकराते हुए गुजरे थे। जब मैंने उनको आवाज़ दी कि कौन है आप लोग, तो वो लोग रुके नहीं बल्कि छत की तरफ भाग गए। मैं समझी शायद कोई मेहमान आए हैं घर में, इसीलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन छत पर तो बारिश हो रही है, इतनी ठंड में कोई छत पर क्यों जाएगा शानो? ताई जी की आवाज़ आई। लेकिन ताई जी, मैंने खुद देखा है। बस करो शानो बेटा, हम सब कह रहे हैं कि किसी को ऊपर जाते नहीं देखा, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? चुपचाप खाना खाओ, शानो की अम्मा बोल पड़ी। जी अम्मा। शानो चुपचाप खाना खाने में मसरूफ़ हो गई। इसके जहन में वलीद की कुछ देर पहले की बात आ गई। इस कमरे में भूत हैं, इसका मतलब वो भूत थे। खाना खाकर सब अपने अपने कमरों में चले गए, लेकिन शानो अभी तक वहीं बैठी थी आग के पास। इसका दिल नहीं कर रहा था ऊपर जाने को। आखिरकार हिम्मत करके उठी और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अभी कमरे में कदम रखा ही था कि किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा। शानू ने पीछे मुड़कर देखा ही था कि उसके मुंह से चीख निकल गई। इससे पहले कि शानू मजीद चीखती, वलीद ने जल्दी से अपने चेहरे से मास्क उतारा। क्या यार, तुम तो बहुत डरपोक हो। हा हा हा। वलीद हंस रहा था। शानू रो पड़ी। जब वलीद ने शानू को रोते देखा तो उसकी हंसी को ब्रेक लग गई। अच्छा यार, तुम तो बहुत हसास हो। छोटा सा मजाक किया है, रोने वाली कौन सी बात है? प्लीज़ चुप हो जाओ। शानू मुसलसल रोए जा रही थी। शानू चुप हो जाओ वरना मैं सचमुच के भूत बुला लूँगा। मैंने सच में किसी को देखा था। एक लड़का और लड़की यहाँ से मुझसे टकराते हुए गुजरे थे। शानू दरवाजे से बाहर आते हुए इशारा करते हुए बोली। शानू की बात पर वलीद सोच में पड़ गया। तो तुमने उनका चेहरा नहीं देखा? वलीद सोच में डूबते हुए बोला। नहीं, वो लोग बहुत तेज़ी से गुजरे यहाँ से। मैंने आवाज़ भी दी लेकिन वो नहीं रुके। अगर रुकते तो मैं उनका चेहरा देख लेती। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ, छत पर देख कर आता हूँ। तुम यहीं रुको, बारिश रुक चुकी है, मैं खुद देख कर आता हूँ। वो लोग अभी भी छत पर ही होंगे। नहीं वलीद, तुम रहने दो, उस टाइम अकेले छत पर नहीं जाना चाहिए। मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। अच्छा ठीक है, आओ। वो दोनों छत की तरफ चल पड़े। शानो डरते डरते वलीद के पीछे चल रही थी। पूरी छत पर देख लिया उन दोनों ने, लेकिन छत पर कोई नहीं था। वो दोनों नीचे वापस आ गए। छत पर तो कोई नहीं है, तो फिर वो लोग कहाँ गए? शानू घबराते हुए बोली। मैंने तो पहले ही बता दिया तुम्हें कि यहाँ भूत हैं। वलीद हंसी दबाते हुए बोला। चलो अब दरवाज़ा बंद करके सो जाओ, कहीं वो अंदर ही ना आ जाए। कहते हुए वलीद अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। शानू ने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लिया। नमाज़ पढ़कर सोने के लिए लेट गई, लेकिन आज उसे नींद कहाँ आने वाली थी। कुछ ही देर हुई थी कि शानू को अपने कमरे की खिड़की के पास से किसी की बातों की आवाज़ आई। शानू जल्दी से खिड़की के पास गई, लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आया। अलबत्ता हंस हंस कर बातें करने की आवाज़ उसे मुसलसल आ रही थी। अब तो शानू सचमुच में डर गई थी। जब उसने देखा तो उसके होश उड़ गए। वही लड़की झूले पर बैठी थी और लड़का उसे झूला झुला रहा था और वो हंस हंस कर बातें कर रही थी। ए सुनो, कौन हो तुम? शानू ने ऊपर से ही इनको आवाज़ दी थी, लेकिन उन दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया और भागते हुए हवेली में चले गए। शानू जल्दी से नीचे की तरफ भागी। उसका रुख हवेली की तरफ था। इससे पहले कि वह हवेली में दाखिल होती, वलीद उसके सामने आ गया। शानू को कमरे से बाहर निकलते देख चुका था वो, इसीलिए उसके पीछे पीछे चला आया। कहाँ जा रही हो? तुम्हें पता है ना हवेली में जाना मना है, और तुम इस वक्त वहाँ जा रही थी। अगर मैं ना आता तो कुछ भी हो सकता था। वलीद का लहजा थोड़ा सख्त था। वलीद, वो मैंने फिर से उन दोनों को देखा। वो लड़की यहाँ झूले पर थी और वो लड़का यहाँ खड़ा उसे झूला झुला रहा था। मैं सच कह रही हूँ वलीद। और इसके बाद जब मैंने वहाँ ऊपर से उनका आवाज़ दी तो वो दोनों भागते हुए हवेली की तरफ चले गए। इसलिए मैं जल्दी से उनके पीछे जा रही थी, लेकिन तुमने मुझे रोक लिया। शानू, बस करो ये सब। इस घर में हमारे अलावा और कोई नहीं है। ये सब तुम्हारा वहम है बस, और कुछ नहीं। बस करो, कब तक भागती रहोगी? उसके पीछे जो अब है ही नहीं। बस कर दो, चलो अपने कमरे में और जाकर आराम करो, तुम थक चुकी हो। वलीद उसे बाजू से खींचते हुए ऊपर ले गया। इस कहानी का दूसरा और आखिरी पार्ट हमारी अगली वीडियो में आ गया है, तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।